नमस्कार दोस्तों। आज जगदीश चंद्र माथुर जी का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है धरती धन न अपना। तो आज धरती धन न अपना नामक उपन्यास के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आज इस उपन्यास के कथा वस्तु की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस उपन्यास का संपूर्ण पाठ मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धरती धन न अपना उपन्यास का कथा वस्तु। धरती धन न अपना, इसमें उपन्यासकार जगदीश चंद्र ने पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों के जीवन की त्रासदी, उत्पीड़न, शोषण, अपमान, वेदना को बड़े ही प्रभावकारी ढंग से चित्रित किया है। उन्होंने दलितों की दयनीय हीन दशा के लिए जिम्मेदार भारतीय जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और जन्म कर्म सिद्धांत के आधारभूत तथ्यों को भी उजागर किया है। शोषित वर्गों के ऊपर अनेक उपन्यास हिंदी साहित्य में रचे गए हैं। इन्हीं शोषितों में चमार भी एक जाति है। उनके जीवन को आधार बनाकर संभवतः पहला उपन्यास जगदीश चंद्र ने लिखा है। जन्म के आधार पर अछूत करार दी गई जातियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों को इस उपन्यास के द्वारा एक विस्तृत पटल पर चित्रित करके भारतीय धर्म, मूल्य और नीति मूल्यों की आलोचना भी की गई है। एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान को कुछ धार्मिक किताबों के आधार पर इंसान के दर्जे से गिरा देना और उसके मूलभूत अधिकारों को नकार कर पशुवत जीवन के लिए मजबूर कर देना और कुछ नहीं बल्कि मानवीय अधःपतन है। इस उपन्यास में कथित चमार जाति के शोषण की त्रासदी को प्रामाणिकता के साथ चित्रित किया गया है। काली इस उपन्यास का प्रमुख चरित्र नायक गांव की अभावग्रस्त जीवन और भूख की त्रासदी से हारकर शहर की ओर भागता है, लेकिन अपनों का मोह और गांव का आकर्षण उसे 6 वर्षों के बाद फिर से उसी गांव में खींच लाता है। यहां आकर वह अपना घर बनाना चाहता है, अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, ज्ञानों से प्रेम करता है, उसके साथ घर बसाने के सपने पालता है। शहर में रहते हुए तो कुछ सीमा तक उसे समानता और स्वतंत्रता के अनुभव हुए थे। इसके कारण उसकी चेतना विस्तरित हुई, लेकिन उस चेतना को गांव वापस आने पर धक्का लगता है। गांव का माहौल पहले जैसा ही है। गांव अब भी जातिवादी और सामंतवादी प्रवृत्तियों को ढो रहा है। काली का अपनी स्थिति से ऊपर उठने का हर प्रयास सवर्णों को उनके खिलाफ एक चुनौती लगने लगती है। विकास और प्रगति की ओर उठा उसका हर कदम जातिवादी, सामंतवादी शोषकों द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी जाति के लोग भी चौधरियों के मोहरे बन उसके राह में खड़े हो जाते हैं।
हार कर काली अपनी प्रियतमा ज्ञानों की मृत्यु का दुख झेलकर शहर की ओर फिर पलायन करता है। जातिगत विभाजन के कारण यह लोग चमादड़ी में रहते हैं और बहिष्कृतों का जीवन जीते हैं। उनका जीवन नर्क से भी बदतर है। चमादड़ी में केवल अभाव, दरिद्रता, अशिक्षा, अंधविश्वास और असुरक्षा का ही साम्राज्य है। जाति श्रेष्ठता के आधार पर स्वर्ण समाज को सब कुछ हासिल है, लेकिन उसने कभी इसे बांटने की संस्कृति का निर्माण ही नहीं किया। वे तो दलितों को दास बनाकर रखते हैं, उनका शोषण करते हैं। हर चीज से वंचित यह समुदाय सदियों से इसी स्थिति में जीने का आदी रहा है। उसके द्वारा प्रतिकार या विरोध का स्वर भी कभी नहीं उभरा। वह इसे नियति मानकर चुप रहा। काली ज्ञानों जैसे पात्रों द्वारा जब कभी इन समुदाय में अपनी अस्तित्व की चेतना का अंकुर जन्म लेता है, तो परंपरावादी सवर्ण समाज शास्त्र ग्रंथों और अन्य साधनों के साथ इस अंकुर को कुचल कर नष्ट कर देता है, ताकि कल को यह हुंकार ही कहीं उनके अस्तित्व के लिए चुनौती न बन जाए। जब कोई इंसान सारी जिंदगी किसी की गुलामी करते रहने को विवश हो और उसका जीवन हमेशा अभाव से ही ग्रस्त रहे, तो विद्रोह का स्वर फूटना तो लाजमी ही है। काली और ज्ञानों उपन्यास के प्रमुख पात्रों में अपने अस्तित्व बोध की चेतना है। वे समाज, परिवार और खुद के प्रति अन्याय और शोषण वे बर्दाश्त नहीं कर पाते और जब तब उनके विरोध का स्वर सुनाई देता है। किंतु सवर्ण को यह सहा नहीं जाता और इस चेतना को नष्ट करने की सारी उचालें चली जाती हैं। उनका खुद का दलित समुदाय ही भी अपनी अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण उनकी इसी उभरती चेतना के नष्ट कर देने का कारण बनता है, जिसकी परिणति ज्ञानों की हत्या और वह भी अपनी मां और भाई द्वारा और काली के गांव से पलायन के रूप में होती है। इस परिणति से साबित हो जाता है कि सत्ताधारी वर्ग किसी भी चुनौतीपूर्ण एहसास को झेलने से पहले ही उसके एहसास को ही ध्वस्त कर देने में सक्षम है। इस घटना पर यदि गंभीर चिंतन करें तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मानवता को शर्मसार करने वाली संस्कृति और इस तरह की सोच हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद है। इस उपन्यास में भारतीय जाति व्यवस्था के पीछे छुपे निहित स्वार्थ और षड्यंत्र को भी उजागर किया गया है। इंसानों को जातियों के कटघरे में बांटकर किसी एक जाति या वर्ण की श्रेष्ठता को बनाए रखने के प्रयासों की तल्ख सच्चाई को सामने लाया गया है। जाति प्रथा को बनाए रखने और निम्न मानी गई जातियों का आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक शोषण करने की एक नीति का एक हिस्सा के रूप में उन्हें न सिर्फ संपत्ति, सत्ता, शिक्षा और नैसर्गिक संपदा के अधिकारों से वंचित रखा जाता है, बल्कि सवर्णों के कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता। धर्म और परंपराओं की अमानवीय रूढ़ियों का पालन करने वाले सवर्ण दलितों को आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखकर अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं। दलित स्त्रियां सवर्ण पुरुषों द्वारा यौन शोषण का शिकार होती हैं। वे आर्थिक
रूप से इन्हीं सवर्णों पर निर्भर है। हर समय वह असुरक्षित स्थितियों में काम करने को बाध्य है। दलित स्त्रियों के यौन शोषण द्वारा चौधरी वर्ग न केवल आनी यौन विकृतियों की तुष्टि करता है, बल्कि इससे भी बढ़कर दलित आत्मसम्मान को कुचलकर उसे मानसिक रूप से पंगु बनाकर अपनी यंत्रणा का वर्चस्व भी स्थापित करता है। जमीन के किसी टुकड़े पर उनका अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि चमादड़ी भी गांव की साझी जमीन है। बेगारी करने से मना करने पर उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इन तमाम यंत्रणाओं और यौन शोषण का प्रमुख कारण उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसके साथ साथ उनके अंदर चेतना का अभाव और परस्पर फूट भी कुछ हद तक इसे प्रभावित करता है। दलित समाज इन्हीं अंतर्विरोधों के बीच जीने को बाध्य है। जातिगत भेदभाव और अत्याचार के विरोध में दलित समाज संगठित होकर संघर्ष तो करना चाहता है, लेकिन इसके लिए दिशादर्शी विचारधारा और दर्शन के अभाव में भटक जाता है। अपना संघर्ष अधूरा छोड़कर उसे समझौता करना पड़ता है। यह पराजय उन्हें कचोटती है नहीं, यह एक तल्ख हकीकत है। उपन्यास में कुछ ऐसे चरित्र भी हैं जो प्रतीक चरित्र हैं, जैसे डॉक्टर बिशन दास किसी कम्युनिस्ट का चरित्र है जो हवाई क्रांति के सपने लेता रहता है, जबकि पंडित संतराम धार्मिक पाखंड और दंभ के प्रतीक का चरित्र है। वह पाखंड भरी बातें तो करता है, लेकिन मुसीबत के समय किसी की सहायता नहीं करता। चौधरी हरनाम सिंह प्रतिनिधि चरित्र है जो चमारों पर धौंस जमाना, उनसे बेगार लेना अपना हक समझता है। काली और ज्ञानो दोनों ही उपन्यास में प्रतिनिधि चरित्र हैं। ये दलित वर्ग की आगे बढ़ती हुई संघर्षशील चेतना के प्रतिनिधि चरित्र हैं, लेकिन उनकी तत्कालीन परिस्थितियां ही उनकी नियति के निर्णायक हैं। उन परिस्थितियों में उनका दुखद अंत उनकी नियति है। काली अपनी अंतिम परिणति में दुखांत चरित्र है। जीवन में वह अपनी समस्याएं हल नहीं कर पाता। अपने प्रेम की पवित्रता में वह हीर रांझा से कम नहीं है। सामाजिक अत्याचार के खिलाफ और प्रेम की सच्चाई के लिए वह खुद का बलिदान कर देता है। ज्ञानो काली से दृढ़ चरित्र है। अपने इरादों की पक्की लड़की है वह। ज्ञानों के दुखांत के रूप में जगदीश चंद्र ने सामंती मूल्यों वाले समाज में भारतीय नारी के दुखांत को ही बड़े स्तर पर अभिव्यक्ति दी है। ज्ञानों और काली का दुखांत चौधरियों के कारण नहीं, वरन चमार समाज के अपने सांस्कृतिक ढांचे के कारण है। दलित समाज का सांस्कृतिक ढांचा भी भीतर से दमनात्मक है। इस सांस्कृतिक दमन का शिकार बनते हैं उस समाज के सबसे अच्छे लोग, यानी ज्ञानों और काली। किंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह दमनात्मक सांस्कृतिक ढांचा समाज के व्यापक दमनात्मक ढांचे का हिस्सा नहीं है। भारतीय समाज व्यवस्था की तल्ख सच्चाइयों और विचारधारात्मक मतभेदों को बहुत ही संवेदनशीलता से उजागर करने के कारण धरती धन न अपना में वेदना की अभिव्यक्ति
मर्मस्पर्शी ढंग से हुई है। उपन्यास में जहां एक और वेदना की आत्माभिव्यक्ति है, तो वहीं दूसरी ओर इस वेदना के कारणों की पड़ताल भी है। यह पड़ताल काफी समझ बूझ से की गई है। उपन्यास की कथा सुगठित है। कथा को रोचक बनाने वाली नाटकीय स्थितियों और कसाब के कारण यह उपन्यास एक सांस में पठनीय है। गैर दलित होकर भी जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया यह उपन्यास दलित वर्ग का जीवंत, मार्मिक और प्रामाणिक दस्तावेज है, और जब तक दलितों का जीवन स्तर सुधर नहीं जाता, यह उपन्यास हमें उनकी दशा और ध्यान दिलाता रहेगा। तो इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि दलित नारियों के प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार, अन्याय, अत्याचार और शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया है। दलित नारियों की बुनियादी समस्याओं को उजागर करने के लिए जगदीश चंद्र माथुर जो थे वो प्रतिबद्ध थे। उपन्यास में दलित नारियों के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है। उपन्यास में दलित नारियों के प्रति किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार को दिखाया गया है। दलित नारियों के जीवन की त्रासदी को दिखाया गया है, और साथ ही साथ दलितों के साथ हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण और अत्याचार को किस प्रकार से इस उपन्यास के माध्यम से उजागर किया गया है, यह भी बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है और इसका पुरजोर विरोध किया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने धरती धन न अपना नामक उपन्यास के कथावस्तु और साथ ही साथ इसकी समीक्षा भी की। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।